तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है जयप्रकाश यादव और मेरे स्टूडियो चैनल जीपी यादव में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको अध्याय 3 विज्ञान क्लास 8 के अंतर्गत जो वायु पाठ है उसको बताऊंगा। ये जो है कि क्लास 8th के साइंस विषय का है। ये जो है कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो क्लास 8th के साइंस जो विषय है उस टॉपिक के अध्याय 3 वायु जो टॉपिक है उस टॉपिक का वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। जो वायु के बारे में और उसका संगठन क्या होता है, वायु के बारे में ये सब चीज़ डिटेल्स के पढ़ने के बारे में हम इस वीडियो को देखते हैं। और साथ ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो चलिए दोस्तों, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वायु होता क्या है। तो हम सबसे पहले बात ये परिचित है कि वायु को हम देख नहीं सकते लेकिन उसको अनुभव कर सकते हैं। वायु को हम देख नहीं सकते किंतु उसको अनुभव कर सकते हैं। आपको जीवन की आवश्यक जो मूल आवश्यकता है उस मूल आवश्यकता के अंतर्गत वायु आता है। वायु हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जिसके बिना हम एक सेकंड भी नहीं जी पाते। क्योंकि हम सांस लेने के लिए हमें वायु की आवश्यकता होती है ना, जो कि हम इसका उपयोग सांस लेने में करते हैं। तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। और देखते हैं अधिकतर सजीव बोले तो एक विज्ञान की भाषा में जो गति करते हैं, विकास करते हैं, सांस करते हैं, उसको हम सजीव बोलते हैं। तो सजीव को जीने के लिए वायु बहुत ही ज़रूरत है, जो कि हमें मिल रहा है और इसलिए जीवन की मूल आवश्यकताएं के अंतर्गत वायु आता है। इसके अलावा जो हमारे पृथ्वी का तापमान पर नियंत्रण, वर्षा होना, बीजों का एक जगह से दूसरे जगह पर जाना पहुंचाना इत्यादि क्रियाएं वायु की उपस्थिति के कारण ही संभव हो पाता है। अब ये कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जो पृथ्वी का तापमान है उस पर नियंत्रण रखने का कार्य भी वायु का ही होता है। वर्षा होना, वर्षा जिसकी जल वाष्प हुआ और उसमें बादल जाकर बना, हवा गिरी, उसके हवा हुआ, उसके बाद बारिश हुई जिसके कारण वर्षा का कारण भी वायु बना। और कोई जगह बीज एकत्रित है, ठीक है, और हवा के कारण वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया। तो ये जी इत्यादि जो क्रियाएं हैं वायु की उपस्थिति के कारण संभव हो पाता है। तो हम देखते हैं कि जो वायु है वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। वायु के बिना हम एक सेकंड भी नहीं जी पाते, क्योंकि वो हमारे जीवन के लिए जो मूल आवश्यकता है उसके अंतर्गत आता है और जिसका उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं। सजीव जो होते हैं वे सांस लेने के लिए करते हैं। और साथ ही वायु जो है कि हमारे पृथ्वी का तापमान पर भी नियंत्रण रखता है। वर्षा होना, बीजों को एक दूसरे से दूसरे जगह पर पहुंचाना इत्यादि जो क्रियाएं हैं ये वायु की उपस्थिति के कारण ही संभव हो पाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो वायु है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब हम पढ़ते हैं कि ये वायु किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो इसके संगठन के बारे में अब पढ़ना शुरू करते हैं। तो वायु तो वायुमंडल में वायु का संगठन के अंतर्गत ये वायु पूरा 100% रहता है, ठीक है। वायु 100% रहता है और इस वायु में जो 100% रहता है, इस 100% में जो 76%, जो 78%, 76 बोलता हूँ मैं, जो 78% जो भाग है वो नाइट्रोजन का बना होता है। तो जो नाइट्रोजन, जिसकी आपको बोले कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो आप बोलेंगे 78%। 78% जो है कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में उपस्थित रहता है। जिसकी जो वायु के संगठन में नाइट्रोजन अधिक मात्रा में है, तो इसका उपयोग भी होता है। जिसकी जो अधिकतर पेड़ पौधे हैं वो ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, जिसके कारण ये जो 78% है ये नाइट्रोजन है और इसका उपयोग पौधे करते हैं। और कहीं ना कहीं पौधे हमसे, मतलब पौधे के कारण ही हम भी जीवित हैं, क्योंकि हम उन पर आश्रित हैं। तो जो 100% में से 100% में से जो 78% है वो नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस मतलब कि 78% है। अब बचा हमारा
जो हमारा बचा वो 24% जो बच्चा है, मतलब कि जो 24% अब जो हमारा बचा उसमें से जो 21% है वो ऑक्सीजन है, जिसका उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं। तो जो ऑक्सीजन है वो कितने प्रतिशत है? ऑक्सीजन जो है कि 21% है। ऑक्सीजन जो है कि 21% है। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, जिसका उपयोग हम सब सजीव सांस लेने के लिए उसका यूज़ करते हैं, है ना। तो वायु के संगठन में हमने देखा कि जो 78% है वो नाइट्रोजन गैस है और 21% ऑक्सीजन गैस है। 78% अधिकतर है क्योंकि इसका यूज़ पौधे जो ग्रोथ करने के लिए यूज़ करते हैं, और जो पेड़ पौधे हैं वो हमारी प्रकृति के लिए आवश्यक है और वो हमारे लिए भी आवश्यक है। और इसमें से 21% जो बचा वो ऑक्सीजन गैस है। 21% ऑक्सीजन गैस है जिसका उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं। अब बचा 3%, तो ये 3%, सॉरी, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको जो 21% 78% होता है हमारा नाइट्रोजन और 21% होता है ऑक्सीजन, और बचा का जो 1% है, बचा का जो 1% है वो 1% जो है कि नाइट्रोजन, जो भी जो ऑर्गन है, जल वाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है, वो 1% जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड, धूल के कण इत्यादि के उपस्थिति में आता है। तो 100% में से 78% जो है कि नाइट्रोजन गैस। अब हमारे पास बचा सिर्फ 22%, ठीक है। तो जो 22% में 21% है वो ऑक्सीजन गैस। अब बचा जो 1%, तो वो 1% में 0.09% ऑर्गन गैस की उपस्थिति रहती है और 0.04% जो है वो जल वाष्प रहता है और 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड रहता है ना। तो इस प्रकार से जो वायु का संगठन है, तो इसमें वायुमंडल में सबसे अधिकतर गैस में नाइट्रोजन गैस होता है, उसके बाद ऑक्सीजन गैस जो है कि 21% होता है, नाइट्रोजन गैस 78% होता है, जो ऑर्गन गैस है वो 0.09% होता है, और जल वाष्प जो है कि 0.04% रहता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% रहता है। तो इस प्रकार से ये वायु का संगठन रहा। और अब हम इनके जो प्रश्न उत्तर इनके उत्तर दीजिए से जो 3 प्रश्न हैं उसको हम देख लेते हैं। और हमने अभी वायु के बारे में क्या होता है उसको पढ़ा, और वायु के संगठन में हमने पढ़ा कि जो 78% है वो नाइट्रोजन गैस है अधिकतर मात्रा में, और 21% ऑक्सीजन गैस, और बचे के जो अन्य गैस है वे 1% में विभाजित हैं, जैसे कि 0.09% ऑर्गन, 0.04 जल वाष्प, और ये 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 से दर्शाते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये इसका सिंपल डायग्राम आप ऐसा बना सकते हैं। ये 78% है, 21% ऑक्सीजन, और जो बचे का 1% है, बचने का जो 1% है वो 1% जो है कि अपना जल वाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन गैस इत्यादि के अंतर्गत आता है। तो सबसे अधिकतर मात्रा में नाइट्रोजन गैस होता है। अब हम इनके उत्तर दीजिए हैं इनको देख लेते हैं, उसके बाद जो अगला टॉपिक है उसके अंतर्गत हम और भी वीडियो को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, उसके जो प्रश्न उत्तर है उसको कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम इनके जो प्रश्न उत्तर हैं उनको देखते हैं। तो जो पहला प्रश्न दिया है वो दिया है यहाँ पे, वायु कौन कौन सी गैसों का मिश्रण है, ये हमारा जो है कि पहला प्रश्न है। अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो वायु कौन कौन सी गैसों का मिश्रण है, मैंने आपको अभी बताया कि जो नाइट्रोजन है वो 78% है ना। नाइट्रोजन जो है कि 78% है, और ऑक्सीजन जो है कि 21% है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता, तो यहाँ पे जो 78% नाइट्रोजन गैस होता है, और जो है कि 21% ऑक्सीजन गैस होता है, और ऑर्गन गैस होता है 0.09% होता है, और जल वाष्प जो है कि H2 जिसको हम पानी के सूत्र से दर्शाते हैं वो जो है कि 0.04% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। तो इस प्रकार से वायु जो है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
कार्बन जो ऑर्गन, जल वाष्प और सल्फर डाइऑक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड है इत्यादि गैसों का मिश्रण है। और जो है कि नाइट्रोजन गैस 78% और सर्वाधिक मात्रा में, और ऑक्सीजन जो है कि 21% और ऑर्गन जो है कि 0.09% और जल वाष्प जो है कि 0.04% एवं कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और धूल के इत्यादि जो कण हैं वो जो है कि 0.03% है। तो इस प्रकार से वायु का संगठन हमने देख लिया। अब हम पढ़ते हैं जो ओजोन परत का, इसमें क्वेश्चन दिया है ओजोन परत क्या है, इसका क्या महत्व है, इसको हम अब समझते हैं। तो हमने आपको अभी बताया कि जो ओजोन परत है, तो मैं आपको इस ओजोन परत के बारे में बताना भूल गया था, तो अब मैं आपको ओजोन परत के बारे में बताता हूँ। तो जो पृथ्वी की सतह से 16 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है कि ओजोन परत पाया जाता है। जो है कि ओजोन परत 16 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है ना। और ऑक्सीजन जो ओजोन का एक अणु है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनता है ओजोन का एक अणु। और यह जो ओजोन परत है, यह जो हमारे जो सूर्य की हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें आती है उनको वो अवशोषण करके जो उसका शुद्ध जो किरण उसको हमारे तक पहुंचाता है, जिससे हमारा जो त्वचा है वो त्वचा संबंधी कैंसर है उस रोग से हमको बचाया जाता है ना दोस्तों। तो जो पृथ्वी की सतह से 16 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो ओजोन परत पाया जाता है उस परत को हम ओजोन परत बोलते हैं। और ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन का 3 परमाणु ओजोन का एक अणु बनाता है। और यह जो ओजोन परत है इसका यह महत्व है कि जो ये हमारे सूर्य के जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको वो अवशोषण करके जो हमारे शुद्ध जो किरण है उसको हमारे तक पहुंचाता है, जिसके कारण जो हमारा जो त्वचा संबंधी कैंसर है उस रोग से हमको बचाव होता है। अगर वो डायरेक्ट पराबैंगनी किरणें हमारे तक पहुंचती तो हमें त्वचा संबंधी कैंसर रोग हो सकता था। बट जो ओजोन परत है यह होने नहीं देता। जो है कि यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषण करने के बाद हमको जो शुद्ध किरण है उसको पहुंचाता है, और जो त्वचा संबंधी जो कैंसर रोग होता है उससे हमको बचाव होता है। तो ये रहा ये ओजोन परत का जो होता है वो 16 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। ये ओजोन परत का भी महत्व है। तो इसका जो प्रश्न का उत्तर है मैं इसको आपको बताना शुरू करता हूं दोस्तों। तो चलिए तो देखते हैं कि हमने अभी देखा कि जो पृथ्वी की सतह से 16 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाला जो परत है उसको हम ओजोन परत कहते हैं। और साथ ही ओजोन का जो एक अणु है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। साथ ही यह जो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उसको अवशोषित करके जो हमारा जो त्वचा संबंधी रोग होता है उससे हमको बचाव करता है ना दोस्तों। तो ये रहा जो ओजोन परत का महत्व है, वो ये महत्व है कि जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें आती है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है उसको वो शुद्ध करके हमारे तक पहुंचाता है, जिससे हमें त्वचा संबंधी जो कैंसर रोग है उससे बचाव होता है। और साथ ही पृथ्वी की सतह से 16 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो परत पाया जाता है उसको हम ओजोन परत बोलते हैं। तो जो तीसरा क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। तो जो तीसरा क्वेश्चन है वह दिया कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें बहुतायत में पाई जाती है। तो ये जो वायु का संगठन है उसके अंतर्गत आता है। तो वायुमंडल में कौन सी गैस बहुतायत में पाई जाती है, तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है जिसको हम N2 से दर्शाते हैं वो 78% लगभग जो हमारे वायुमंडल में वो उपस्थित है। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है वो बहुतायत में पाया जाता है, जो लगभग के 78% 100% का 78% भाग नाइट्रोजन गैस से जो मिलकर है वायु का मिश्रण उससे मिलकर बना है। तो ये रहा इसका जो प्रश्न उत्तर है इत्यादि। अब हम देखते हैं जो इसका आगे का जो टॉपिक है उसको अब हम पढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों। तो इसका जो आगे का टॉपिक है वो है ऑक्सीजन। तो हम सभी दैनिक जीवन में ऑक्सीजन के महत्व से परिचित हैं। ऐसे परिचित हैं कि जो हमारे जो ऑक्सीजन
इसको मैं आपको जूम कर देता हूँ। अब आपको बताता हूँ। ऑक्सीजन का यूज़ हम जो सांस लेने के लिए करते हैं ना दोस्तों, ऑक्सीजन का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं और साथ ही ये प्राणदायी गैस है। अब हम जो इसके गुण हैं उन गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उस गुण के लिए हमको यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया है। उस क्रियाकलाप में हमको आवश्यक सामग्री स्टैंड चाहिए, गर्म करने का साधन, मोटे कांच का परख नली, निकास नली, टब चाहिए, दो पानी और दो परख नलियाँ चाहिए, साथ ही कार्क और रुई चाहिए और हमको पोटेशियम परमैंगनेट। तो जो मोटा कांच का परख नली है उसको 2-3 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट डालना है और उसके बाद उसको वो जो उसमें आपको अभी डायग्राम दिखाऊंगा, उस डायग्राम के अंतर्गत उस उपकरण को जमाना है और जो कांच का परख नली है उसको गर्म करना है और उससे जो निकलने वाला गैस है उसको पानी से भरा उल्टा रखा जो परख नली है उसमें एकत्र कर लेना है और साथ ही जो पानी से भरा परख नली के जो तैयार करने के लिए आपको एक परख नली को पूरे पानी से भरना है और उसके बाद उसका जो मुंह है उसको अंगूठे से बंद कर देना है और परख नली को पानी के जो भरा टब है उसको उल्टा कर अपना अंगूठा हटा लेना है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो अंगूठा हटाने पर क्या होता है कि जो पानी का जो अंगूठा जैसे कि आप यहाँ पे रखेंगे और ऐसे कि हटाएंगे तो वो पानी गिरता नहीं है ना, पानी नहीं गिरता। उल्टा करने पर भी ऐसे अंगूठा को हटा लेने पर भी वह नहीं गिरता। जबकि परख नली में गैस भर जाए तब तक हटा लीजिए। इस परख नली में ऐसे ही रहने दीजिए। इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें गैस के अलावा थोड़ी बहुत हवा होगा, है ना। तो एक परख नली में जो बनने वाला गैस है उसको एकत्र कर कॉर्क लगा देना है और उसको ऑक्सीजन गैस को एकत्र कर लेना है ना। तो ये रहा इसका, ये उतना मेन नहीं रहता है लेकिन इसको बता दिया गया है कि पोटेशियम परमैंगनेट है उसको हमको मैग्नीज ऑक्साइड डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इस प्रयोग को करने के अंतर्गत आता है और साथ ही हमको इसको करते समय सावधानी रखना है कि पोटेशियम परमैंगनेट को ऑक्सीजन बनाते समय जो मोटा कांच का परख नली है उसको हिलाते रहना चाहिए जिसके कारण जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो उछल के ऊपर ना आ पाए। अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन का भौतिक गुण के बारे में। तो उसका भौतिक गुण के लिए यहाँ पर भी एक प्रयोग करके दिखाया है, उस प्रयोग को भी हम देखते हैं। ऑक्सीजन का ये ऑक्सीजन का भौतिक गुण है। तो भौतिक गुण के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो उसका सामान्य जो अवस्था है, रंग है, गंध है, जल से हल्का है कि भारी, जल में विलय है कि नहीं, ये सब चीज़ को हम पढ़ते हैं। तो जो है कि सामान्य अवस्था में पाया जाता है जल, साथ ही उसका कोई रंग नहीं होता और उसका कोई गंध नहीं होता और वो जो है कि जल से हल्का होता है न कि भारी और जल में अल्प विलय होता है ना। तो ये रहा इसका भौतिक गुण। अब हम इसके रासायनिक गुण के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसके रासायनिक गुण के बारे में अब पढ़ना हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमको एक प्रयोग करना है। क्या करना है कि इसके लिए हमको एक आवश्यक सामग्री लेना है। ऑक्सीजन से जो भरा परख नली है उसको और अगरबत्ती लेना और साथ ही माचिस लेना है। तो ऑक्सीजन से भरा जो परख नली है उसमें लेना है और साथ ही एक अगरबत्ती को माचिस से जलाना है। अब क्या करना है कि इस जो ज्वाला है उस ज्वाला के साथ जो जलती हुई अगरबत्ती उसको जो ऑक्सीजन से भरा परख नली है उसके समीप में, उसके जो मुंह के समीप है उस पर हमने ले जाना है और हम ये देखते हैं कि जो अगरबत्ती को ऑक्सीजन गैस से भरी परख नली में हम समीप ले जाते हैं तो अगरबत्ती और तेज़ी से जलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वह स्वयं नहीं जलती किंतु जलने में सहायता करती है। इस बात को आप याद रखिएगा कि जो ऑक्सीजन है वह स्वयं नहीं जलती किंतु वो जलने में सहायता करती है। ऑक्सीजन धातु व अधातु के तत्वों से संयोग कर ऑक्साइड बनाते हैं। आप जानते हैं कि मैग्नीशियम के तार को हवा में अगर जलाया जाता है तो वह प्रकाश के साथ जलता है और सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है जिसको हम चूर्ण मैग्नीशियम का ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये इसका रासायनिक गुण है जो है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ संयोग कर वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसका एक और प्रयोग दिया है उसको भी हम देख लेते हैं। इसके लिए हमको आवश्यक सामग्री कोयले का टुकड़ा लेना है, छोटा चम्मच लेना है और गर्म करने का साधन लेना है। साथ ही जो ऑक्सीजन से भरा परख लेनी है और चूने का पानी लेना है। तो उसके लिए हमको जो छोटा चम्मच है उसमें कोयले का टुकड़ा
लाल तप्त करके उसको गर्म करके जो अब गर्म करके रखना है। और उसके बाद जो है कि जो ऑक्सीजन से जो भरा परख नली है उसको लेना है, और उसके बाद इसमें जो ज्वाला है वो किस रंग का दिख रहा है इसको देखना है। तो इस परख नली में चूने का पानी डालने से क्या होता है कि वो चूना जो पानी होता है वो दूधिया हो जाता है। ये बोल रहा है कार्बन जो है कि सी से दर्शाया जाता है, कार्बन और ऑक्सीजन के संयुक्त से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इस क्रियाकलाप में जो पिघला हुआ गंधक को सल्फर बोला है, उसके साथ दोहराने से, और जो गंधक है वो सल्फर के साथ जुड़ने की जो क्रिया है वो इस प्रकार से होती है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये आप कह सकते हैं कि सल्फर जो है कि किसी तत्व या धातु के साथ सहयोग कर ऑक्साइड बनाता है ना। तो ये बोल सकते हैं आप। और ऑक्सीजन का क्या उपयोग है अपने दैनिक जीवन में, हम उसको देख लेते हैं। ऑक्सीजन का उपयोग हम ऑक्सीजन का उपयोग पौधे व जीवधारी श्वसन में करते हैं। तो ऑक्सीजन का उपयोग हम श्वसन और वेल्डिंग जो होता है उसके लिए करते हैं। तो ऑक्सीजन का उपयोग पौधे जीवधारी श्वसन के लिए करते हैं। साथ ही जो पर्वतारोही, अंतरिक्ष यात्री, गोताखोर इसको सुविधाजनक सिलेंडर में भर कर अपने साथ ले जाते हैं, जिसके कारण उनको अंदर सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही हम जो अस्पताल में दमे और दिल के जो मरीज होते हैं और जो नवजात शिशु होते हैं जिनको सांस लेने में कठिनाई होती है, उन लोगों को ऑक्सीजन मास्क के द्वारा उसको ऑक्सीजन दिया जाता है, जिसके कारण वे सांस ले पाते हैं। इसका उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं। मतलब कि ऑक्सीजन गैस हमारे जीवन के लिए सबसे मूल आवश्यक है। और साथ ही ऑक्सीजन गैस का उपयोग हम वेल्डिंग के लिए करते हैं। ऑक्सीजन को अन्य गैसों का मिश्रण के से ज्वलन ताप से उत्पन्न करने वाला जो ज्वाला है उसका उपयोग हम धातुओं को जोड़ने के लिए करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का उपयोग हम सांस लेने और वेल्डिंग मशीन में इसका यूज़ करते हैं। तो इसको मैं एक बार और आपको अच्छे से डिटेल से बता देता हूँ कि ऑक्सीजन का उपयोग हम श्वसन और वेल्डिंग के लिए करते हैं। तो श्वसन जो है कि ऑक्सीजन का उपयोग हम पौधे जीवधारी श्वसन के लिए करते हैं। और जो पर्वतारोही, अंतरिक्ष यात्री, गोताखोर इसको सुविधाजनक सिलेंडर में भरकर ले जा सकते हैं। और साथ ही जो अस्पताल में जो दमे मरीज हैं, दिल के जो मरीज हैं, उन नवजात शिशु हैं, उनको सांस लेने में कठिनाई होती है, उनको हम ऑक्सीजन मास्क के द्वारा उसको ऑक्सीजन का उपयोग किए जाते हैं। और साथ ही वेल्डिंग मशीन में भी जो ऑक्सीजन अन्य गैसों के ज्वलन ताप से उत्पन्न होने वाला जो ज्वाला है उसका उपयोग हम धातुओं को जोड़ने के लिए करते हैं। तो ये रहा ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन के भौतिक गुण, रासायनिक गुण। अब हम इनके उत्तर जो प्रश्न उत्तर है उसको कर लेते हैं। और उसके बाद इसके ये जो प्रश्न उत्तर करने के बाद ये इसका लास्ट हो जाएगा। और जो नेक्स्ट वीडियो में है उसको मैं नाइट्रोजन गैस के बारे में बताऊंगा। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं ध्यान से दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, वह दिया है कि पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर जो होने वाली क्रिया है उसको समझाएं। तो पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नीज, पोटेशियम डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन में टूट जाता है। जिसकी ये जो है कि पोटेशियम परमैंगनेट है और उसको हम गर्म किए तो वो पोटेशियम मैग्नेट हो गया। और उसके साथ प्लस मैग्नीशियम डाइऑक्साइड निकला और ऑक्सीजन जो है कि बाहर निकल गया। मतलब कि इसमें अपचयन वाला जो क्रिया है, अब रासायनिक अभिक्रिया ये वाला जो क्रिया है, ये क्रिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो है कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो पोटेशियम मैग्नेट मैग्नीज ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जिसको हम गर्म करने पर हमको पता चलता है कि पोटेशियम मैग्नेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। और साथ ही ऑक्सीजन इस जो रासायनिक जो समीकरण है उससे बाहर हो जाता है। तो ये रहा इसका उत्तर। अब हम दूसरे के जो प्रश्न है उसका उत्तर देख लेते हैं। ऑक्सीजन से भरी परख नली में जलता हुआ अगर हम कोयला ले जाने पर क्या होता है, तो हम देखते हैं कि वो तेज़ी से जलने लगता है ना। जो ऑक्सीजन से भरा परख नली है उसको जलता हुआ कोयला है और उसको हम उसके पास और ले जाएं तो वो तेज़ी से जलने लगता है, क्योंकि हमको पता है ऑक्सीजन जलता तो नहीं है किंतु जलने में सहायक है। इसलिए कोयला को हम अगर ऑक्सीजन से भरा परख नली उसके पास ले जाते हैं तो वो और तेज़ी से जलने लगता है। तीसरा क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में ऑक्सीजन का क्या उपयोग है उसको लिखना है।
तो इसको भी देख लेते हैं। तो दैनिक जीवन में हम ऑक्सीजन का उपयोग तो सिंपल जीवधारी जो है हम पौधे जंतु श्वसन के लिए करते हैं। दहन कार्य में भी ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, साथ ही वेल्डिंग मशीन में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, वो हमारे दैनिक जीवन में श्वसन की क्रिया के लिए आवश्यक है, दहन की क्रिया के लिए आवश्यक है, और साथ ही वेल्डिंग मशीन में जो काम होता है उसके लिए भी ऑक्सीजन हमारे लिए आवश्यक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम नाइट्रोजन गैस के बारे में पढ़ेंगे और उसके जो प्रश्न उत्तर है उसको करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।